इस्लामाबाद में बात कर रहे थे मुख्तलिफ मामलात को लेकर, कम लागत घरों की तामीर को लेकर क्या हो रहा है और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के शुबे को कितनी मराद दी गई हैं, उन्होंने इस पर भी बात की है। साथ ही साथ सिंध के अंदर क्या मसाइल हैं, उन्होंने ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस की हैं। जी बिल्कुल, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रिजवान रौनक और आसमा इकबाल आपको खुश आमदीद कहते हैं लाइव एट 6 में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसके तहत LDA सिटी अपार्टमेंट्स जो उसकी कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग का इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया गया है। ये अपनी स्क्रीन्स पर मनाजिर भी देख रहे हैं और इसमें ख़ास तौर पर ये तमाम के तमाम अपार्टमेंट्स जो हैं ये तकरीबन 4000 के करीब अपार्टमेंट्स बनेंगे। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत जो है ये ख़ास तौर पर इसमें 2000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। ये उसी मंसूबे की कड़ी है कि हमने हर गरीब को, हर मुस्तहिक को छत देनी है, हर कम आमदन तबके को के जो लोग हैं उनको छत देनी है हमने। और ये मंसूबा ख़ास तौर पर ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और LDA की मुश्तरका काविश है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जो दूसरी मसरूफियत रही है वो जनाब ये कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का कि जनाब अमन चाहता है और अमन जितना अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को ज़रूरत है इतना किसी और को नहीं है। ये पाक अफ़गान यूथ फोरम है, उसके वफ्द से वज़ीर आज़म इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर मनाजिर भी देख रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर अफसोस का इजहार किया गया कि अफ़गान रहनुमा जो पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अफसोसनाक। बिल्कुल जी, इस पर भी आज हम यकीनन बात कर रहे होंगे, लेकिन हमें बात करनी है आपसे कोविड-19 को लेकर भी। हमारी आपकी बेहतियाती की वजह से कोविड के केसेस में एक बार फिर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। 24 आवर्स में लास्ट बताया जा रहा है कि मुस्बत केसेस, पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो 7.53% तक पहुँच गई है, जो कि यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है। हुकूमत अपने तौर पर इक़दामात कर रही है, इंतज़ामात कर रही है, लेकिन कमी कोताही यकीनन हमारी तरफ से ही है, इसलिए शरह में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और जी ये सारे संजीदा मौज़ूआत तो हम शामिल करेंगे, लेकिन एक और मौजू गैर संजीदा नहीं कह रही मैं उसको, बिल्कुल भी बड़ा ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा अहम है। मैं बात कर रही हूँ जी टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर, जहाँ ये दिखाई देता है कि कोई जंग सी छिड़ गई है। और ये जंग किस लिए है? ये जंग है जी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स हासिल करने की। और इस जंग में अभी तक कामयाब दिखाई देता है हमें चाइना। मेडल्स टेबल पर इसके पास 14 तलाई, 6 चांदी और 9 कांसे के तमगे हैं। कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें ये चाइना हमें आगे दिखाई दे रहा है, बाकी मुल्क क्यों पीछे, इस पर बात करेंगे। फारूक हबीब अब से थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाया था, इस्लामाबाद में मौजूद मीडिया टॉक कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बराह रास्त लेके जाते हैं। 200 फुट चौड़ी थी, 18 फुट रह गई, इसके बारे में देखें। वो कहते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि सारे जो हैं वो माजी की तरफ चले जाते हैं। तो वो आप चेक करें ना कि कौन सा एक स्कूल टीचर था और स्कूल टीचर के बाद जो है वो MNA बना, और MNA बनने के बाद उसने जो वहाँ पर हाथ साफ किए और किस पार्टी के साबका नायब वज़ीर आज़म का उनके ऊपर हाथ था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन सब की सरकूबी होगी। ये जो मैं डिजिटलाइजेशन की बात आपको कर रहा हूँ, इससे और प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रीन एरियाज़ के हवाले से बड़े कंसर्न है। वो ये नहीं चाहते कि शहर हैफाजत बने, मास्टर प्लान्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है। इसी तरीके से ये जो हमारा नेशनल पार्क है मारगला का, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी सख्ती से इसके ऊपर हदायत जारी की हैं कि इसको जो है वो रोका जा सके, ताकि हम अपने ग्रीन एरियाज़ को जो है वो प्रिजर्व कर सकें, फॉरेस्ट को हम अपने जो है वो प्रिजर्व कर सकें, उनको आगे बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं कि इलीगल प्लाजाज और जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जो वायलेशंस किए हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसी के हवाले से आपके इल्म में होगा कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख सईद साहब के सरबराही के अंदर एक कमीशन भी कायम किया गया है, जिस कमीशन के अंदर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी को ऐसी बिल्डिंग अगर वो ग्रीन एरिया के अंदर बनी है तो उनके लिए किसी किस्म की कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई इरेगुलरिटी है, इसके अलावा कोई ऐसी वायलेशन है, उस वायलेशन को वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसके मुताबिक उनके ऊपर जो है वो जुर्माने नाफिज किए जाएंगे और उन जुर्मानों की सूरत में सरकार के खजाने में पैसे आएंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब इस्लामाबाद में मौजूद बात कर रहे थे मुख्तलिफ जो हुकूमती इक़दामात हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ महकमों के हवाले से। लेकिन जिन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि सरकारी अराज़ी जिस पर कब्ज़ा किया जाता रहा है, कब्ज़ा किया जा रहा है मुख्तलिफ माफियाज़ की जानिब से, उसको हमें रोकना होगा। इसके लिए हम इक़दामात कर रहे हैं। सिंध के अंदर जो मसले मसाइल हैं उस पर भी उन्होंने बात की। और फिर पाकिस्तान भर में मौजूदा हुकूमत क्या कुछ मनसूबे आवाम की बेहतरी के लिए ला रही है, उस पर भी वो बात कर रहे थे। जनाज़ बिल्कुल एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे।
वेलकम टू काकूल, पाकिस्तान आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। अगर आप बनेंगे हमारे सुपर फैन तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज। मजा आया बहुत ज्यादा। We were finally able to get the right wind speed. बस व्यू आता है ना, that's amazing. देखते रहिए 60 Hours to Glory। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। कीप वॉचिंग 60 Hours to Glory। वेलकम बैक जी। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की, क्योंकि इसके तहत LDA सिटी अपार्टमेंट्स की आज हुई है कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग, ताकि किसको अपार्टमेंट मिलना है किसको नहीं मिलना है, इसमें किसी की कोई ज़ाती राय ज़ाती ख्वाहिश शामिल ना हो पाए। कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है और ये इस्तेमाल वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही बटन इसका प्रेस किया है रिजवान आज। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ख़ास तौर पर इसमें हम ये ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट वही है कि हर गरीब को छत दी जाए। वो जो 50 लाख घरों का वादा किया गया था, 50 लाख छतों का वादा किया गया था गरीब आवाम से, मुस्तहिक लोगों से, कम आमदन तबकात से, कि जो डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आसमां, उनके लिए ये सबसे बड़ी, बुनियादी तौर पर देखा जाए तो छत जो है वो किसी भी जगह पर, कहीं पर, किसी भी फ़र्द के लिए सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है या जो सबसे बड़ी अचीवमेंट एक लाइफ टाइम समझी जाती है, वो ये कि उसका अपना घर हो। उसमें मुलाजिम पेशा तबका भी जो है वो भी आ गया, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कम आमदन तबका है, गरीब लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो शायद ख्वाब देखते ही शायद इस दुनिया से चले जाते हैं कि उनका अपना भी कोई घर हो, सारी ज़िंदगी किराए के घरों में रहते हैं। और ख़ास तौर पर हमने एक तहरीर थी ना जिस पर ड्रामा भी बना था PTV में, कतबा के नाम जी से। कतबा, बिल्कुल कतबा, वो घर नहीं बन सका था, आखिर तख्ती जो है उनकी घर की कब्र पे लगी, कब्र पे लगती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक बहुत बड़ी ऐसी ख्वाहिश जिसको लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिश है कि वो अपना घर बना सकें, उनके लिए हुकूमत ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। अच्छा रिजवान, मुझे जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वैसे तो बहुत सारे ज़ाहिर है किसी का अपना घर हो उसके लिए आसानी हो तो क्या अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसमें यह है कि जब तक कोई अपने घर के अंदर मुंतकिल नहीं हो जाता है ना, वहाँ रहना शुरू नहीं करता, उसके चाबियाँ जो हैं उसके हैंड ओवर नहीं की जाएंगी, तब तक आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। बहुत सारी जगहों पर होता यह है कि अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी से कोई घर ले रहे होते हैं तो वो पहले तो आपसे जी उसकी जो डाउन पेमेंट है वो इतनी ज़्यादा मांग लेते हैं, फिर आप पहले वो डाउन पेमेंट देते हैं, फिर उसमें आपको बताया जाता है कि 3 साल बाद आपको ये फ्लैट या ये आपका घर मिलेगा, लेकिन किस्तें जो है ना वो साहब अभी से आपको शुरू करना होंगी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आपको, आप जिस घर में रह रहे होते हैं आपको उसका रेंट भी देना होता है, साथ में आपको इंस्टॉलमेंट भी निकालनी है। लेकिन अभी वो लोग जो किराए के घरों में रह रहे हैं, वो जब तक किराए के घर में, उनको सिर्फ उसका किराया देना है। ये घर जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए बिल्कुल उनको कोई पैसे नहीं देने। जब वहां से आपका किराया रुकेगा, आप अपने घर में शिफ्ट होंगे, वही किराया आप इस फ्लैट का, इस घर का दे रहे होंगे। तो इससे बेहतर बल्कि शायद उससे भी कम है। और इसमें बैंकों की जो आप बात कर रही थी उसमें यह है कि 5 से 20 साल की आपकी जो है वो इंस्टॉलमेंट बनेगी, और ख़ास तौर पर 3 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, 3 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, 10% जो है वो डाउन पेमेंट आपको देनी है। और ख़ास तौर पर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि आप जो किराएदार बनकर रह रहे हैं किसी जगह पर, किसी प्राइवेट ऑनर को अगर आप जो किराए की मद में हर महीने रकम देते हैं वो आप इधर दें, और उसके साथ साथ जो है आप घर में शिफ्ट हों और तमाम मामलात जो है वो शुरू कर लें, और उसके साथ साथ आप घर के मालिक भी बन जाएंगे। और आपको ये कम से कम ज़रूर होता है, जब जितनी चाहे सारी ज़िंदगी आप किराया देते हैं, लेकिन आप घर के मालिक तो नहीं बनते ना प्राइवेट ऑनरशिप में। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप जो किराया की मद में जो आप रकम उनको दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट की मद में, उसके बाद वो ये एसेट आपका बनने जा रहा है। ये आपको एक सबसे बड़ी फील ये आती है कि ये छत जो है ये कुछ अरसे बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना भी आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स रखवाते हैं, तो उसमें फिर ये छत आपकी अपनी होने जाती है, अपनी हो जाती है। अच्छा, और ये नहीं है कि कुछ लोगों को मिल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग नाज़रीन जो भी हमें देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे जी मैंने तो मिला नहीं, मुझे तो अभी तक कोई घर नहीं मिला। 50 लाख घर मिलने हैं। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपको फॉर्म समझ नहीं आ रहा है तो आपकी सहूलत के लिए भी बता दें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ना पिछले दिनों शुरू हुआ था कि मुख्तलिफ जो एक आप ये कह लें कि गाड़ियों के ऊपर
کچھ عملہ جو ہے ان کے لیے مختصر سا چلتا پھرتا دفتر بنا دیا گیا تھا. یہ لوگ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف شہروں مختلف علاقوں میں جا رہے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو جا کر گائیڈ کر رہے تھے کہ جو فارم آپ نے بینک سے لیا ہے اس کو آپ نے فل کیسے کرنا ہے, اس کو بھرنا کیسے, کیونکہ ہماری بہت ساری آبادی, بہت سارے لوگوں کو, مجھے تو خود فارم فلنگ میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے, اگر کہیں پہ بھی کچھ ایسی چیز آ جائے تو ان کی آسانی حکومت نے خاص طور پر وزیر اعظم نے سوچی ہے. بڑی جلدی فارم فل کر لیں گے اگر ایسی چیز آئی تو میں بالکل یقینی طور پہ جلدی کر لوں گی, اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو بہت جلدی کرنی چاہیے. 50 لاکھ گھر بننے اور یہ بن رہے ہیں جی ہمارے لیے, آپ کے لیے, عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے. آگے بڑھنا ہے میرے خیال میں ایک اور جگہ جہاں عام لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے, لیکن جو اچھا نہیں ہو رہا ہے رسپانسبلٹی لینے کے بجائے وہ تمام رسپانسبلٹی کسی اور پر ڈالی جا رہی ہے. میں بات کر رہی ہوں افغانستان کی. وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ کس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان بہت علی اعلان اس کا ذکر کر چکے ہیں, وزیر خارجہ ہمارے بتا چکے ہیں کہ کس کی غلطی تھی. اب یہ غلطی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پر, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر یہ غلطی ڈالنے کی کوشش کی جائے تو اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نہ دیا جائے؟ اور یہ جواب آج دیا گیا ہے پاک افغان یوتھ فورم کے موقع پر. وزیر اعظم نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی افغانستان میں بے امنی کو لے کر پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. ہم تو یہ کھلے عام کہتے ہیں, ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں, ہم افغانستان سے کہہ رہے ہیں, ہم تمام دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے ایسا کیا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ثبوت رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فورم پہ مل رہے ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ابھی گزشتہ دنوں جب وہاں صدر سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان کی, تو انہوں نے وہاں پر بھی یہی بات کر دی جی کہ پاکستان ملوث ہے, تو آپ ثبوت تو لے کر آئیں. اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں کریں. ہم پڑوسی ہیں, مل جل کر ہمیں معاملات دیکھنے ہیں. جی بالکل, مل جل کر معاملات دیکھنے ہیں, اور پورے خطے کا امن جو ہے وہ صرف افغانستان کے امن سے وابستہ ہے. جب تک افغانستان میں امن نہیں قائم ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ پورا خطہ سٹیک پر رہے گا, پورا خطہ جو ہے وہ خطرے سے دو چار رہے گا. کیا تفصیلات ہیں اس وقت سے ملاقات کی اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, وہ مزید تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد. پاکستان کے دورے پر آئے پاک افغان یوتھ فورم کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ افغانستان میں امن چاہتا ہے. ہماری مستقبل کی تمام معاشی حکمت عملیوں کا انحصار افغانستان میں پائیدار امن پر ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام افغانیوں کو پڑوسیوں کی بجائے اپنا بھائی سمجھتے ہیں. All our future economic strategies depend upon peace in Afghanistan. That's number one. Number two, the people of Pakistan always think of people of Afghanistan as probably, if not neighbors, as our brothers. And they have suffered for 40 years of strife. And so we feel that if any country needs peace and quiet, it's Afghanistan. If this civil war goes on between the government and Taliban, it will almost certainly spill over to Pakistan's tribal areas. Finally, we already have 3 million Afghan refugees. We cannot afford, if there's civil war, there will be more refugees coming in. And Pakistan does not have the economic conditions to have another influx of refugees. So it is in our interest, and that is why Pakistan has is trying its best for a political solution in Afghanistan. افغانستان امن عمل میں بھارت اور پاکستان کے اشتراک سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا. جب تک بھارت اپنے 5 اگست کے اقدام کو واپس نہیں لیتا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کرتا تب تک بھارت سے بات چیت اور پاکستان کو اس سہ فریقی افغان امن عمل میں شمولیت کو قبول کرنا ممکن نہیں. In 1948 there were 2 resolutions that the people of Kashmir, through a plebiscite, they would decide whether they want to be part of India or Pakistan. Since that right was not given to them, the people of Kashmir have since then struggled to get that right, and Pakistan has backed them. But on 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. پاکستان میں سول اور عسکری اداروں کے افغان امن عمل میں ایک پیش پر ہونے کے سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل
अस्करी नहीं बल्कि सियासी तरीके से मुमकिन है और हुकूमत के इस मौक़िफ़ पर अस्करी इदारों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। There is a feeling in Afghanistan, and unfortunately this feeling is deliberately being perpetuated by India, that Pakistan is controlled by the military establishment. All the policies, foreign policies that my government has made have been part of a manifesto. They have been part of a manifesto for the past 25 years. So I always believed that there was no military solution in Afghanistan. I always believed that eventually there will have to be a political settlement in Afghanistan. It's exactly what I have been saying for 15 years, what I've been saying since I've been in government for the last 3 years. The Pakistan Army fully supports the government. I always wanted to have peace with India. The Pakistan Army has fully backed all my initiatives towards India for peace. It's India that refuses to have peace because India today is controlled by the RSS ideology, which is anti-Pakistan and anti-Muslim. एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया बयानात में अफगान रहनुमाओं ने पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराया, जो इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और फिर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तालिबान को कायल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद की। I have been to Afghanistan. I have good relationship with President Ghani, and our own relationship has been very good, except that recently there have been statements from Afghanistan which basically accuse Pakistan of what is happening there. And it's very unfortunate because we feel that no country has tried harder than Pakistan to force the Taliban to get on the dialogue table, first with the Americans, and then trying to get them on a dialogue table with the Afghan government. But no country has tried as hard as we have. And this has been verified by the focal person, the United States focal person, Zalmay Khalilzad. अफगानिस्तान में खेलों के फरोग खास तौर पर क्रिकेट के हवाले से सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि क्रिकेट की तारीख में किसी दूसरे मुल्क ने इतने कम वक्त में तरक्की नहीं की जितनी अफगानिस्तान ने की। उन्होंने कहा कि जिसकी बड़ी वजह अफगान महाजरीन का पाकिस्तान में कायम कैंपों में क्रिकेट का सीखना है, जो काबिल तारीफ है। I know the history of cricketing world. No country in such a short space of time has improved in cricket as Afghanistan. It is, someone who understands cricket, I can tell you this is unheard of. Countries that have reached the status of Afghanistan have been playing cricket for 70 years. The Afghanistan cricketers have basically learned their cricket in the refugee camps here, which is last 40 years, so it's remarkable. वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक अफगान यूथ फोरम के वक्त से मुलाकात का मकसद पाक अफगान ताल्लुकात, पाकिस्तान के अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए उठाए गए इक़दामात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े करना और नौजवानों को पाकिस्तान की अफगान अमन अमल के लिए कोशिशों के बारे में आगाही देना था। मुलाकात करने वालों में अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी, एडिटर्स और दिफाई तज्ज़ियाकार शामिल थे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा से उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया कि 15 साल पहले भी वो यही बात कर रहे थे और आज भी वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब अगर कोई हल है तो वो सियासी है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ आसमा जैसे चेंज होती हुई नज़र आ रही है कि अब तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा यानी 80 से 85% या 75 से 80% अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं। तो अब जनाब वो शायद पावर शेयरिंग की तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये उस वक्त पॉसिबल था जब नेटो और अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी। और इसी तरह अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए इसी सिलसिले में जो है वो आलमी सतह पर जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें बहरहाल तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा भी कंसर्न शो कर रही है और उसके साथ साथ अमेरिकन और नेटो जो ममालिक हैं वो भी कंसर्न शो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब चाइना भी जो है वो इस फुली इनटू इट के वो ख़ास तौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के हवाले से ख़ास तौर पर आसमा अब चीन का भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल जी, चीन का इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ये भी बताएं कि मुज़ाकरात भी किए गए हैं। एक वक्त ने चाइना का दौरा भी किया है और सरबराही इसकी कर रहे थे मुल्ला बरादर, और 2 रोज़ा ये दौरा है। चाइना में ये लोग मौजूद होंगे, बातचीत की जाएगी, मामला तय किए जाएंगे। लेकिन एक और ऑफ़र भी की गई है अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से तालिबान को, वो ये है कि जी वक्त से पहले
हम इंतखाबात करा लेते हैं। अगर वहाँ की आवाम जो हैं, वहाँ के अफगानिस्तान के, वो ये चाहते हैं कि तालिबान पावर में आए, तालिबान हुकूमत में आए, तो बिल्कुल हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और अगर वोट जो है वो मौजूदा हुकूमत के हक में आता है, किसी एक उम्मीदवार के हक में आता है, तो उस पर तालिबान को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है रिजवान, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अगर उनसे मुज़ाकरात करने थे, उनने अपनी कुछ शर्तें मनवानी थी, तो ये फैसला तब होना चाहिए था जब अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज वहाँ पर मौजूद थी, तब तालिबान पर किसी न किसी हद तक प्रेशर था। अब सारा जो प्रेशर है वो दूसरे फरीकैन पर चला गया है, चाहे वो अफगान गवर्नमेंट हो, चाहे वो अमेरिका हो, या चाहे जो दीगर ताकतें हैं जो इसमें मुलविस हैं, जो वहाँ पर अमन चाहती हैं। अब तमाम लोग, तमाम आलमी बरादरी ये जान चुकी है, जैसा कि अभी रिजवान आपने भी कहा कि 75 चलें कर लेते हैं, 85 नहीं उसको करते, इतने जो एरिया है अफगानिस्तान का उस पर दावे भी किए जा रहे हैं और बहुत हद तक इसमें इत्तलात बताती हैं कि कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि वो इतने इलाके पर काबिज हो चुके हैं। अब जब वो इतने इलाके पर काबिज हैं, उनसे कब्जा छोड़ने की बात करना, उनसे कहना कि नहीं ये एरिया आपके पास है, लेकिन चले जी यहाँ पर हम आवाम की राय ले लेते हैं, तो वो क्यों ऐसा चाहेंगे? क्यों? क्योंकि अब तो वहाँ पर उनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए अफवाज भी मौजूद नहीं हैं, ना अमरीकी अफवाज हैं, ना इत्तेहादी अफवाज हैं, तो वो क्यों इतनी आसानी से आपकी बात पर रजामंद हो जाएंगे? ये तमाम फरीकैन जो हैं उनको सोचना होगा। और फिर जी जब बात की जाती है तालिबान के साथ काम करने की, उसको लेकर भी बहुत सारी खबरें गर्म हैं। बहुत सारे ममालिक ने ये कह दिया है, ख़ासतौर पर अमेरिका ने भी कह दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी नुमाइंदा जो हैं खातून, उन्होंने भी आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर तालिबान ताकत के ज़ोर पर आते हैं अफ़गानिस्तान में हुकूमत के अंदर, तो फिर हमारा उनसे कोई ताल्लुक़, कोई मामला, कोई लेन देन अगर इसको कहा जाए तो वो नहीं रहेगा। उस तरह की बात नहीं होगी जैसे किसी भी मुल्क के अंदर एक बाकायदा जो हुकूमत कायम होती है उसके साथ होगी, कोई सिफारती ताल्लुकात, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं पॉसिबल होंगी। तमाम मामलात जो हैं वो सही रहें अफ़गानिस्तान के अंदर, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ अवाम की राय को देख के हुकूमत बने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया बहरहाल तालिबान के साथ इस वक्त, मगरबी दुनिया ख़ास तौर पर तालिबान के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर उनका ये कहना कि जनाब कोई डोनर अफ़गानिस्तान में नहीं आएगा, कोई सरमायाकारी करने के लिए अफ़गानिस्तान में नहीं आएगा, तो ये तमाम के तमाम इशूज़ हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर तालिबान के सिनेरियो में अगर अफ़गानिस्तान को रख कर देखा जाए। अब इन तमाम मामलात का हल किस तरह से निकल सकता है, कैसे ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो खुल कर सामने आ सकती हैं, क्या एक वायबल सोल्यूशन हो सकता है, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र शाह साहब ने, नामवर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। सर, अफ़गानिस्तान के हवाले से ब्रिगेडियर साहब बात हो रही है, आपकी गहरी नज़र होती है तमाम मामलात पर। ज़रा ये समझाइएगा कि समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन सी है कि पावर शेयरिंग की बात होती है, मुज़ाकरात की बात होती है, तो एक बात बिल्कुल समझ में आने वाली है कि अब तालिबान क्यों पावर शेयर करेंगे जबकि वो 70 से 75 से 80% पर कुली या जुज़वी तौर पर काबिज भी हो चुके हैं और पेशकदमी भी जारी है। तमाम सरहदी इलाके भी कमो बेश उन्होंने घेर लिए हैं और अब अर्बन जो पॉकेट्स हैं अफगानिस्तान की, उनको भी वो घेरते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर चले मान लेते हैं कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत कायम है। तो सर, इन तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल या मुस्तकबिल करीब आप क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इसी रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक अफगान सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया है जी, उसकी तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब में बारहा ये कहा, जिसमें कि जी हम अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का मिलिट्री हल नहीं बल्कि पॉलिटिकल हल चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है और वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट था वो डेड हो गया। हम चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर वो हुकूमत आए जो अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत हो। और एक सवाल में जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान साथ बैठ जाए और पावर शेयरिंग फार्मूला को तय करें, उन्होंने कहा कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया ने आर्टिकल 75 खत्म किया, 75 के हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से कल के इंटरव्यू में, आज के इंटरव्यू में दे दिया कि अफगानिस्तान में वही हुकूमत होगी जो अफगानिस्तान के अंदर बनेगी। अफगानिस्तान के अंदर जिस वक्त आप हुकूमत जिसको रेफर कर रहे हैं वो इस वक्त हुकूमत नहीं, वो एक टोला है 4-5 आदमियों का, जिसमें अशरफ गनी हो गया, अमर साले हो गया और अब्दुल्ला हो गया और बाकी लोग हो गए। क्योंकि हुकूमत वो होती है जिसकी किसी इलाके के ऊपर रिट होती है, कंट्रोल होता है, गवर्नेंस होती है, डायरेक्शन होती है।
अफगानिस्तान का कौन सा इलाका है जहाँ पे आपको अशरफ गनी का कंट्रोल नजर आता है? अगर अशरफ गनी का कंट्रोल वहाँ पे नहीं है और हुकूमत वहाँ पे है ही कोई नहीं, तो आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं और मुख्तलिफ बहुत सारी जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अगर आप बहुत ही एक मैं सेफर एस्टीमेट पढ़ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि जी 65% इलाके पे तालिबान का कब्जा है, कोई 20% इलाके पे कोई उसका अशरफ गनी को आप इसको देख ले और बाकी 24% के इतने हैं जो कंटेस्टेड। अब वो कंटेस्टेड किस तरफ जाएंगे? वो कंटेस्टेड जाएंगे अल्टीमेटली जिस तरह की रिफ्लेक्शंस आ रही हैं कि बहुत सारी अफगान फोर्सेस भी उनको हथियार दे जा रही हैं, तो वो तालिबान की तरफ जाएंगे। तो अगर 80% 90% तालिबान अगले 2 महीने में या 1 महीने में गेन कर लेते तो 10% पीछे जो रह जाता है उसके अंदर तो किसी की वैल्यू ही कोई नहीं है। वहाँ पे होगा फिर क्या? वहाँ पे 2 चीजें होती नजर आ रही हैं। एक ये कि तालिबान ने इस वक्त एक जो चीज खेली है पहले से बेहतर, वो ये कि जो सरहद हजारा की ईरान के साथ लगती है, वहाँ उन्होंने इस वक्त एक शिया गवर्नर अपॉइंट कर दिया है, मालिकी के क्या नाम है उनका। तो इसका मतलब ये है कि हजारा और जो शियाज वहाँ पे जिनके खिलाफ एक वो डिस्क्रिमिनेशन जाती वो कंट्रोल हो गया, उस इलाके को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। बाकी जितने इलाके वो उनके पास आते जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ है तो अहमद शाह मसूद का बेटा जो है वो कहता है कि जी मैं जाके अफगान फोर्सेस के साथ लड़ूंगा, यहाँ पे ताजिक ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन जब ये 80% इलाका चला गया तो फिर तो तालिबान के साथ हुकूमत चली गई ना। अब वो पॉलिटिकली उसको करे। उन्होंने एक चीज और इंडिकेशन दी है कि हम मिलिटरीली कब्जा नहीं करेंगे तालिबान अपना काबुल के ऊपर। अगर मिलिटरी कब्जा नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मीडिया में भी, आपकी सोशल मीडिया में खबरें आ रही है कि तालिबान जो सप्लाई काबुल में जा रही है उसको वो चोक कर रहे हैं काबुल के अंदर। तो इसमें इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे एक रियलिटी तालिबान ही नजर आ रहे हैं। और जब रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होती जाएगी, जब रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंथ पकड़ती जाएगी, तो फिर दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो अल्टीमेटली उसी के साथ जो है कोलैबोरेट करना चाहेंगे। सही है। ये नहीं होगा, ये मैं इस तरह इसको सोचता हूँ। जैसे बरतानिया ने इंडिया दिया कि जब उनके साथ काम करेंगे, अमेरिका की भी थोड़े दबे छोटे लफ्जों में लफ्ज आ रहा है। और पाकिस्तान तो मैंने आपको कहा बड़ा क्लैरिटी से और बड़ी अच्छी बात है कि बाहर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। जब उनसे कहा गया कि जी आप किसी से बात करें, उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे आप अपनी हुकूमत बनाएं। मैं गजनफर साहब बिल्कुल इसी पे आना चाह रही थी। आपने कहा कि अगर वहाँ पर कोई भी हुकूमत बन जाती है, अगर तालिबान ही की बन जाती है तो उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि अफगान हुकूमत जो है वो ये बात सिर्फ कह रही है, ऐसा चाहती नहीं है, और वो इतनी बौखला गई है सिचुएशन से कि बजाय मामलात को संभालने के उसने ये रास्ता इख्तियार किया कि जी सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। अभी जो सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर है, आप क्या समझते हैं गजनफर साहब कि उस सूरत हाल से तवज्जो हटाकर, उसके हल से तवज्जो हटाकर, क्या वहाँ की हुकूमत की तवज्जो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए? और फिर गजनफर साहब इल्ज़ामात भी बेबुनियाद जिसका कोई सबूत ही नहीं है। असल में जो पपेट्स होते हैं ना वो अपने जहन से नहीं सोचते, ये मेरी बात याद करिए। वेरी ट्रू। जो भी पपेट्स होते हैं, अब अगर तो इसमें कोई गलती है तो कोई पॉइंट आउट कर दे कि अशरफ गनी को किस तरह अपॉइंट किया गया। क्या वो पोस्ट नहीं किया गया अफगानिस्तान के लोगों पे? एक पपेट था जिसको कहीं से उठाया, जिसकी कोई रेलेवेंस, बहुत कम रेलेवेंस बनती है अफगानिस्तान के साथ, उसको आगे लगा दिया। फिर एक पावर शेयरिंग फार्मूला, एक नई चीज आ गई अब्दुल्ला के साथ। फिर आपको पता है कि वो is on active payroll of NDS also, RAW also, and they have been collaborating with Indian leadership also. तो जो puppets होते हैं, they do not think from their own mind. उनको जो आप लाइन फीड कर देते हैं, उन्होंने सर थोड़ा आप इस पे हम बात कर सकते हैं क्या खुल के कि वो कौन से अवामिल हैं जो इनको ये लाइन देते हैं? भारत तो है ही है, वो भारत है, अमेरिकन उनको ये लाइन देते हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, अब उनके आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के डबल स्टैंडर्ड का अंदाजा मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त अफगानिस्तान पे हमला हुआ था तो उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या कहा था कि हम अमेरिका में डेमोक्रेसी लाएंगे, हम नेशन बिल्डिंग के लिए वहाँ जा रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले जो बाइडेन की स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट में उसने कहा कि जी हमारा तो नेशन बिल्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं हो, उन्होंने अपने खिताब में कहा। तब आप मुझे बताइए किस चीज को आप सच मानेंगी? तो ये डबल गेम जो है
और जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था CNN को इंटरव्यू देते हुए कि जी आप हर मुसलमानों के खिलाफ जो हर ये यहूदियों की और सहूनी साजिशों की और सहूनी जुल्म की हर चीज़ छुपा लेते हैं बिकॉज ऑफ डीप पॉकेट्स। और डीप पॉकेट्स का क्या मतलब था कि तमाम नशरियाती अदारे जो वेस्ट में हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ठीक है जी, आइडियोलॉजी है उसके अंडर कंट्रोल। मुनाफिकत अब मजीद नहीं होनी चाहिए ना ब्रिगेडियर साहब, आप यही फरमाना चाह रहे हैं? मुनाफिकत ही की वजह से, इसी तरह की पॉलिसीज की वजह से, इसी तरह के इल्जामात की वजह से और ये जो कुछ ऐसी कुव्वतें, कुछ ऐसे अनासिर मुलविस रहे हैं, उन्हीं की वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। अब अगर उन्हें हटाया जाएगा तभी हालात बेहतर होंगे। बहरहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। जी नाज़रीन, बिल्कुल प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई है। अफगानिस्तान में अमन बहरहाल पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ित्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब रीजनल कनेक्टिविटी का दौर है। अब ख़ित्ते जो हैं वो आपस में जुड़ना चाहते हैं और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया अगर जुड़ते हैं तो अफगानिस्तान बीच में एक ऐसा जोन है जिसमें अमन और अमान होना, जिसका बाकायदा इकॉनमी की तरफ आगे लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और भी है जिस पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सिर्फ हमारी तवज्जो ना देने की वजह से बार बार जो है हमलावर हो रहा है, और वो है कोविड-19 कोरोना वायरस। मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स आई, पहली वेव, दूसरी, तीसरी और अब चौथी वेव इस वक्त चल रही है। और बात सिर्फ वही है कि एहतियात का दामन छोड़ देते हैं, करते हैं एहतियात जब वेव आती है, जब ख़तरा बढ़ता है, जब रेशो बढ़ती हुई नज़र आती है तो एहतियात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स होता है, हमारी ही अपनी एहतियात की वजह से वो कम होता है, हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से वो कम होता है, तो फिर छोड़ देते हैं सारी एहतियाती का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा एक वेव जो है वो आती हुई नज़र आती है। और उसके साथ साथ आसमा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर भी बात करें कि वैक्सीनेशन का अमल वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत, अब NCOC ने आज भी मीटिंग की है असद उमर साहब ने, और उन्होंने कहा है कि अब सख्त हाथों से निपटा जाएगा अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा, और ये बिल्कुल ठीक अमल है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे तो ये सख्त हाथ जो है ये इस्तेमाल भी हुए हैं। हाँ। किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं थोड़ा सा देखने यार, अभी भी आसमा, अभी भी जो है वो सख्त हाथ के बावजूद भी लोग नहीं करवा रहे। हाँ, अच्छा, वो लोग करा रहे हैं ना जो मजबूर हो गए हैं सख्त हाथों की वजह से। जैसे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे सरकारी इदारों में ये कह दिया गया है, हमारे अपने इदारे में है कि नहीं लगवाएंगे ना आप तो आपको तनख्वाह नहीं मिलने वाली। हमारे लोग तो काबू ही ऐसे आते हैं, सॉरी टू से, बट ये एक सच्चाई है, हमें एडमिट करना पड़ेगा। आराम से अगर हमें कोई चीज़ समझाई जाए तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए उसको समझना, हमें बहुत सारे लोगों के लिए, तो फिर ऐसे सख्त इक़दाम करना पड़ते हैं। लेकिन देखिए, जब सिचुएशन इस तरह की हो ना, कोई आम बात आपको कोई समझा रहा है जिसमें आपको कोई मामूली नुकसान है, अगर आप अमल दरामद ना करें तो फिर देखने वाले को समझ में आती है अच्छा जी इसको इस पर लेके आना, राज़ी करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप और हम खुद लोगों की जाने जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी हम इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? सबसे पहले जब हमने यहाँ से ट्रांसमिशन शुरू की थी, कोई भी गेस्ट हमारे साथ आते थे, हम लोग भी सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे, सिचुएशन बड़ी सारा ख़राब थी, अस्पतालों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं थी, जो बाईपैप आपके बेड्स होते हैं वो मौजूद नहीं थे, जिनके साथ ऑक्सीजन की सहूलत मुयसर होती है वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह का एक जो है वायरस आ जाएगा और उसके बाद लोगों को ऑक्सीजन की इतनी बड़ी मकदार में ज़रूरत पड़ जाएगी। हुआ क्या, सिलेंडर्स महंगे हो गए, ऑक्सीजन नायाब हो गई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अस्पतालों में रश बढ़ गया, हमारे जो तिब्बी माहिरीन हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी डेथ्स होने लग गई, लोग मरने लग गए। और फिर हमें ख्याल आया जी कि इसकी तो वैक्सीन बनाई जानी चाहिए। फिर बहस शुरू हो गई जी सारी की सारी वैक्सीन पर, वैक्सीन क्यों नहीं है, वैक्सीन क्यों नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के लोग वैक्सीन लगवाने लग गए। हम आप ही नाज़रीन उसमें शामिल है ना, ज़्यादा पैसे 25,000 भी ले लो जी एक वैक्सीन के। फिर उसके बाद क्या स्टेप आता है, वैक्सीन फ्री हो जाती है। हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारी जगहों पर, चाइना ने बहुत सारी डोनेट की है, लेकिन बहुत सारी जगहों से हमने पैसे देकर खरीदी है। ये आवाम के पैसे हैं, ये वो पैसे हैं जो हुकूमत किसी और जगह लगा सकती थी, लेकिन मेरी आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए, हम आवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये पैसा इस वैक्सीन पर लगाया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो मुफ्त है ना जी, नहीं लगवानी चाहिए, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी वजूहात। जी बिल्कुल, बहुत सारी वजूहात हैं। और अब अगर ये फोर्थ वेव की आसमा हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शहर हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है वो जनाब हमारा इकोनॉमिक हब है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है, वो है कराची। कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अब कराची की असल में सिचुएशन है क्या, स्पेसिफिकली कराची के बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अब्दुल बारी ने।
इनसे कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। डॉक्टर साहब कराची फोर्थ वेव से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं कि रेशो जो है ये कहा जा रहा है कि 20 को भी क्रॉस कर चुकी है, 30 को भी क्रॉस, बाज़ कराची की पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर 30-35% जो है वो शरह, ये तो बहुत ख़तरनाक शरह है। डेल्टा वायरस, ये जो भारतीय वेरिएंट है, ये कराची में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सर अब फिर कराची की अगर बात करें तो कराची सिर्फ कराची नहीं है, वो पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ के लोग भी जाते हैं, वहाँ से जो है वो माल बर्दारी भी होती है। तो सर कराची की सूरत हाल है क्या, क्यों इतना कराची इफेक्ट हो रहा है? देखिए कराची की ये डेल्टा वायरस तो आपको बताइए कि इसकी बड़ी स्पीड से फैलता है, कोई 1200% ज़्यादा तेजी से फैलता है बनिस्बत अल्फा वेरिएंट के। जी जी। और SOPs पे माशाल्लाह हम लोग अमल कर नहीं रहे। अल्लाह ताला बस हिदायत दे हमारी कौम को कि जी इसके ऊपर अमल करें, और हम लोग क्योंकि और हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस वेव को इतने बढ़ाने के लिए। बस यही है कि अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको अकल दे, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे किसी किस्म का लॉकडाउन भी जो है ना पूरा नहीं कर सकता। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, मेजॉरिटी हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कोई 80% भरा हुआ है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल जगह नहीं है, एमरजेंसी में पेशेंट नहीं ले सकते। और बात यह है कि 90% मरीज वो हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं, इंस्पाइट के फ्री वैक्सीन मिल रही है। आपको नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं और हमारे यहाँ मुफ्त मिल रही है और हम लोग नहीं लगा रहे। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा ये वैक्सीन लगवाएं। जब तक वैक्सीनेशन पूरी नहीं होगी हम इस वेव से, ये आज चौथी वेव है, 5वीं होगी, 10वीं होगी, 15वीं होगी, अगर हम अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लेके आएंगे और अगर हम लोगों ने जो है ना SOPs पे अमल नहीं किया और वैक्सीनेट नहीं कराया। अच्छा, रवैयों में बेहतरी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर हम तिब्बी आलात को लेकर बात कर लेते हैं, तिब्बी इमदाद को लेकर बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल को लेकर बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम तैयार हैं फोर्थ वेव के लिए? क्योंकि तीसरी लहर में हमने देखा, दूसरी में हमने देखा काफ़ी हमारी तैयारी थी, तीसरी में भी हमने काफ़ी बेहतर तौर पर इस पर काबू पा लिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि डेल्टा चूँकि इसका जो वेरिएंट है वो पाकिस्तान में आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, भारत में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो क्या सर हम उस तरह से अपग्रेड कर चुके हैं अपने सेहत के निज़ाम को अभी तक? हाँ जी, बिल्कुल काफ़ी हद तक कर लिया गया। और अभी भी पिछले हफ्ते भी एक मंगल के दिन एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल सब बैठे थे साथ, और यही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि किसने और बढ़ाएं, कि बेड्स को बढ़ा दें ताकि खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन ना आए कि जहाँ पर लोगों को रोडों पे इलाज ना मिले, जो कि इंडिया वाली सूरत है। अल्लाह करे कि वैसी सूरत ना हो, अल्लाह में महफूज रखे हम लोगों को। लेकिन तैयारी हो रही है उसके लिए। आज कल इसकी एक मीटिंग भी है टास्क फोर्स की दोबारा, कि फिर अब देखना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि मंडे को कुछ हमने इक़दाम किए थे, गवर्नमेंट ने कुछ इक़दाम किए थे। अब कल देखते हैं कि कल क्या, क्यों ये रिव्यू करने के बाद कल अगले हफ्ते के फैसले होंगे कि क्या करना है। अच्छा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ज़रा ये भी शेयर कीजिएगा कि कराची में इस वक्त हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है, किस तरह से कोप किया जा रहा है इस मसले को, और क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यानी SOPs हैं, वैक्सीनेशन है, ये तमाम का तमाम अमल, अभी हम देख भी रहे थे कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत लंबी लाइन जो है वो लगी हुई हैं कराची में। तो आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन मुस्तकबिल करीब में डेवलप हो रही है? देखें, बस यही है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है ना लोड तो है, जैसे मैंने कहा था, और अब ये है कि जी वो बेड्स को भी बढ़ाया जा रहा है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि आगे लिए लोगों को इससे भी जो है ना, तो कल बैठ के ये फैसला होना है कि आगे क्या करना है, किस किस्म के स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मुश्किल फैसले होंगे क्योंकि जब इतनी तेजी से जब फैलता है तो फिर आदमी को फिर सोचना पड़ता है, हुकूमत को सोचना पड़ता है। कोई भी नहीं हुकूमत चाहती कि बिल्कुल अब्दुल बारी साहब, जब सूरत हाल ही मुश्किल हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले तो लेना पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। बहरहाल आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे थे, आप माहिर हैं अमराज़ क़ल्ब के, और हमें बता रहे थे जी सिचुएशन किस तरह से हुकूमत बेहतर करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोविड की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में इक़दाम क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं कोविड को लेकर, और अब हम भारत की भी कुछ बात कर लेते हैं जहां से डेल्टा का आगाज हुआ है और इतना बुरा एक कहा जा रहा है कि आगाज हुआ है जिसको ना भारत संभाल पा रहा है और नहीं वहां संभाला जा रहा है जहां जहां ये वायरस पहुंच रहा है और ज्यादा
हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत इसलिए है कि ये केसेस पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर डेल्टा का ये वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और भारत में सूरत हाल ख़राब है। पूरी दुनिया में जो है इस वक्त, मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पर कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन के ज़रिए इसको जो है वो एक बड़ी एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन कैंपेन के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाए। और काफ़ी हद तक हमने देखा है कि वेव्स जो हैं वो आती आ रही हैं और कभी बढ़ भी रहा है, ट्रेजेक्ट्री बढ़ जाती है, कभी वो कर्व जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रही है। लेकिन ऑन द होल अगर हम मगरब को देखते हैं, वेस्ट को देखते हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इंडिया में सूरत हाल अभी बदस्तूर जो है वो ख़राब है और बहुत ख़तरनाक और सख्त वेरिएंट है डेल्टा वायरस, और ये पूरी दुनिया में अब फैलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि भारत से ट्रांसपोर्ट हुआ है। बिल्कुल जी, और इसी पे बात करेंगे, ख़ास तौर पर वैक्सीन के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। कुछ सवालात आपके यहाँ हम बैठ के पूछ लेंगे ताकि आप तक नाज़रीन इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। डॉक्टर राशिद जहांगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर आज हम इनसे बात करने वाले हैं वैक्सीन को लेकर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर राशिद साहब, वैक्सीन जब पाकिस्तान में आ गई, लगने का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं। इस पे हम बहस काफ़ी कर चुके हैं कि क्यों नहीं लगवाना चाह रहे, मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो एक वैक्सीन बनाई गई है, जब ये बनाई गई थी तब सेकेंड वेव चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, और जब ये मुकम्मल तौर पर ये अवेलेबिलिटीज़ की हो गई, हर कोई लगवा सकता था, तब थर्ड वेव चल रहा था। अभी सर हम बात कर रहे हैं डेल्टा जो इसकी किस्म है जो भारत से आई है। बस ये बता दीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए पहले तो कि ये उस किस्म के लिए भी मौसर है, या फिर जो वेरिएंट चेंज होते रहेंगे, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, वैक्सीन भी सर चेंज करनी पड़ेगी राशिद साहब? अच्छा जी, जो कोविड 19 है, कोरोना वायरस है, सार्स CoV-2 इसका जो है साइंटिफिक नेम है। अगर सार्स CoV-1 का हम डेटा देखें और जो करंट अभी हमारे पास ये वेव चल रही है, तो री इन्फेक्शन के जो है हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड कोई इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है कि जिस बेसिस पे हम कह सकें कि एक मरतबा अगर कोविड-19 हुआ है तो उसका री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो जिस वक्त हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज इस वैक्सीन के अगेंस्ट, इस वैक्सीन की वजह से हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, तो उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो जो दिफाई निज़ाम है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो किसी भी किस्म के वायरस के अगेंस्ट हमारे लिए मौसर हो सकता है, कारगर हो सकता है। एक और मिसनोमर जो फैलाया जा रहा है कि जी ये 6 माह तक इफेक्टिव है, अभी तक इसके भी कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है, या एक यूनिवर्सल रूल है वायरसेस के हवाले से कि इनके अंदर जो री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं सिमिलर टाइप्स के, वो इंतहाई कम होते हैं या बड़े मादूम होते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई तो सर इसको लेकर कोई टेस्ट हो सकता है? जैसे अभी मैंने वैक्सीन करवा रखी है, मैं 6 महीने के बाद चली जाऊं और मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं, किसी लेबोरेटरी में चली जाऊं कि आप मेरे जी ब्लड सैंपल ले लें और मुझे बता दें कि अभी भी मेरे अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़त है कि मैं इस वायरस से लड़ सकूं, या मुझे दोबारा से वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? कुछ है ऐसा टेस्ट का तरीका सर? जी बिल्कुल, इसके लिए जो कोविड एंटीबॉडीज का टेस्ट है जो कि ब्लड से होता है, और इसमें जो है क्वांटिफिकेशन भी होती है। तो जो आपके अंदर एंटीबॉडीज बनने की जो टाइम पीरियड है, इसमें वो 21 डे से आपका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के 21 डेज के बाद ये बनना शुरू होती हैं? जी जी, 21 दिन जब आपको वैक्सीन आपको लग चुकी होती हैं, जो पहली डोज है, तो उसके 21 दिन से ये बनना शुरू होती हैं। अब डिपेंड करता है कि वो जो क्वांटिटी है वो कितनी है, या आपके जो इम्यून सिस्टम है वो किस हद तक बूस्ट हुआ है। कुछ लोगों में ये जो एंटीबॉडीज हैं ये 21 दिन में ही डिटेक्ट हो जाती हैं, कुछ लोगों में ये कुछ टाइम लेती हैं, 2 माह का, 3 माह का, और कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि ये 6 माह तक भी डेवलप होती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद जो है वो इतने अरसे तक जो है हमें मोहतात रहना है, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। अब इस वक्त अगर कोरोना की बात की जाए, 4th वेव आ गई, 3rd वेव आई थी, तो ये था कि चलें 3rd वेव गुजर जाएगी तो उसके बाद अगली वेव नहीं आएगी। सर ये सिलसिला, यानी आप एक बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहाँ पर जाकर इसको रुकावट लगेगी? अच्छा जी, ये नोवल कोरोना वायरस है जी, नोवेल इसके अंदर जी, और
नोवल हम बीमारी उसको कहते हैं कि जिसका वजूद दुनिया में पहले ना हो। नहीं जी था। जी जी। तो चूंकि ये एक नई बीमारी है, इसके ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं, तो कोई भी जो है मेडिकल साइंस या पब्लिक हेल्थ की दुनिया से कोई इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकता कि कब तक ये सिलसिला चलेगा। अलबत्ता एक चीज हमें जो कंफर्म है वो है इससे बचाव के तरीके, कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, जो SOPs ऑलरेडी हमें 2 साल से बताई जा रही हैं हम उनके ऊपर अमल करें, और बार बार एक जो हुकूमत की तरफ से और NCOC की तरफ से जो हमें हिदायत दी जाती हैं हम उन हिदायत पे पूरी तरह अमल करें ताकि हम अपने माशरे को सेफ रख सकें। सही जी। डॉक्टर राशिद जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमारे शो में हमसे बात कर रहे थे, और कोविड-19 कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, कैसे का तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप नंबर 1 वैक्सीनेशन करवाएं, दूसरा एहतियात करें, तो उससे बेहतर सूरत हाल डेवलप हो सकती है। वैक्सीनेशन कराने से आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे और उससे फिर अमल ये रुक सकता है। कोविड का खुदा ना खास्ता अगर हमला हो भी जाता है तो भी जो है वो इतना नुकसानदेह नहीं होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दामाद रसूल खलीफा सोम ज़ुन्नौरैन यानी 2 नूरों वाला हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो 2 नूरों वाला उन्हें इसलिए कहा जाता है कि आपके अक़द में 2 बेटियां थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और पहली हज़रत रुक़ैया का जब इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम जो है वो आपके निकाह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो डेफिनेटली इस वजह से कहा गया, और फिर सबसे बढ़कर ये कि 3 दफ़ा जन्नत की बशारत लेने वाले वाहिद सहाबी भी हैं। बिल्कुल जी। और हज़रत उस्मान गनी ही के बारे में कराची से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये आपके लिए तैयार की है, आपको दिखाते हैं। खुलफाए राशिदीन में स्वयं खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का सिलसिला नस्ब 5वीं पुश्त में अब्द मनाफ पर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खूब माल अता फरमाया था, और वो इस माल में से बहुत ज़्यादा सखावत फरमाते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को गनी का लक़ब अता फरमाया, और वो गनी के लक़ब से मशहूर हुए। अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार होता है। एक और बड़ा एजाज़ जो 4 खुलफाए राशिदीन में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है वो ये कि इनको 2 हिजरतों की सआदत नसीब हुई। एक हिजरत हबशा, और फिर उसके बाद जब मक्का से मदीना हिजरत का मौका आता है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर एक मरतबा हिजरत के लिए कदम बढ़ाते हैं। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 24 हिजरी में निज़ाम खिलाफत को संभाला। आपके कारनामों में फ़ौज की जदीद अस्करी अंदाज में तश्कील, फुतूहात की वसअत जिसमें अफ्रीका में तराबलस, बुरका, मराकश, जबकि ईरान की फतह, अफगानिस्तान, खुरासान और तर्किस्तान समेत आर्मीनिया, आज़रबाईजान मफतूह होकर कोह क़ाफ तक पहुँची। बहरी फुतूहात का आगाज़ भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत से ही हुआ। आपके निज़ाम खिलाफत में अम्माल की मजलिस शूरा, इख्तियारात की तक़सीम, हुक्काम की निगरानी, मुल्की नज़्म व नस्क, बैतुल माल, तामीरात, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी शामिल हैं, जबकि आपको जामे कुरान भी कहा जाता है, जिसमें कुरान मजीद को इख्तिलाफ व तहरीफ से महफूज करना और इसकी आम इशाअत शामिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहद मोहब्बत करते थे, जबकि आपके निकाह में एक के बाद 2 बेटियां निकाह में आईं, जिसकी वजह से आपको ज़ुन्नौरैन भी कहा जाता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को शोरिश पसंदों और बागियों ने मुहासरे के बाद कुरान करीम की तिलावत के दौरान शहीद कर दिया, जबकि तारीख़ इस्लाम शहादत की कोई दूसरी ऐसी नज़ीर पेश करने से कासिर है जिसमें हाकिम वक्त अमीरुल मोमिनीन को चंद बागियों ने शहीद किया हो। आपकी तदफीन 3 दिन बाद जन्नतुल बकी में की गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का हर पहलू रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए मशाले राह है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। बिल्कुल जी, कराची से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, और अब हमें आगे बढ़ना है और हमें बात करनी है साजिद अली सतपारा के हवाले से, जिन्होंने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 आप जानते हैं उसको दूसरी दफ़ा सर कर लिया। अच्छा, मज़े की बात नहीं लग रही? दूसरी बुलंद तरीन और दूसरी दफ़ा सर किया है। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि इनकी एज जो है ना वो बहुत ही
कम है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जो हैं बहुत अरसे से जो कोपैमाई कर रहे थे, वो भी जब K2 की बात की जाती है तो वो उसको सर नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन अली सतपारा जो हैं उन्होंने साजिद अली सतपारा जो हैं उन्होंने ये काम कर लिया है। और मुख्तलिफ जो 2 और ममालिक हैं उनके लोग भी इनके साथ मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात इसमें यही है और सबसे ज़बरदस्त पिक्चर इसमें यही है जब K2 के ऊपर ना इन्होंने दूसरी बार पाकिस्तान का परचम लहराया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी मुहिम में भी अभी ख़त्म हुई है परसों, तो उसमें भी हमने देखा कि उसके बाद वापस आते हुए उन्होंने मुहिम में हिस्सा लेना था। उनके वालिद अली सतपारा जो पहाड़ों का बेटा पहाड़ों में गुम हो गया था, बॉटल नेक में K2 की सर करते हुए फरवरी में शदीद सर्दी में बर्फ़बारी में वो वहीं पर जो है वो गुम हो गए थे। उसके बाद फिर कुछ अरसा तलाश करने के बाद ऐलान किया गया बाकायदा उनके बेटे की तरफ से ही कि वो अब ज़िंदा नहीं हैं। अभी इतनी सख्त सर्दी में इतने दिन जो है वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल उनकी फिर डेड बॉडीज़ जो हैं वो देखी गई थी बॉटल नेक से 100 मीटर के करीब नीचे डेड बॉडीज़ उनकी पड़ी हुई थी। 2 नेपाली भी थे साथ उनके और अली सतपारा की। बहरहाल और उन्हें चूँकि बर्फ़ से निकालना और वहाँ से फिर उनको रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल था और शायद नामुमकिन भी था। तो यही वजह है कि उन्हें वहीं पर दफन कर दिया गया है। तो लाशों को पहाड़ से नीचे उतारना जो है वो डेफिनेटली मुश्किल था। तो साजिद सतपारा ने, उनके बेटे ने अली सतपारा के बाकायदा ऐलान किया है कि उनके वालिद अली सतपारा को K2 की बर्फ़ में ही महफूज कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है। पहाड़ों के बेटे को पहाड़ों में ही जान देने वाले को पहाड़ों में ही उसी K2 के पहाड़ में ही दफन कर दिया गया। और आसमा जैसे आपने कहा ना कि K2 की चोटी मुश्किल है, डेफिनेटली वो इस हवाले से भी मुश्किल है। मैं ज़रूर थोड़ा सा इसमें शेयर ऐड करना चाहूँगा आपकी बात में कि K2 की जो बॉटल नेक बनती है वो सब बॉटल नेक वैसे हर पहाड़ी की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह होती है और सबसे ज़्यादा मुश्किल जगह होती है। वहाँ पर यानी जो भी बुलंद पीक्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सफोकेट कर जाता है, उस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बॉटल नेक को एक मखसूस पीरियड में यानी आधे घंटे में, पौने घंटे में, 2 घंटे में कुछ बड़े पहाड़ों के वो तय करना होता है जो भी कोपैमा वहाँ पर जाते हैं। K2 की बॉटल नेक सबसे ज़्यादा मुश्किल बॉटल नेक है। वो रीजन जो है K2 का, एक तो बॉटल नेक इसकी बहुत बड़ी है K2 की, और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा मुश्किल K2 की बॉटल नेक को जो है वो कहा जाता है। तो डेफिनेटली K2 की बॉटल नेक में ही अली सतपारा जो है वो वहाँ पर जाँ भाग हुए थे। बिल्कुल जी, और अब इनकी तदफीन भी वहीं कर दी गई है। जैसा कि रिजवान आपको डिटेल बता रहे थे। में अब हमारी जी बिल्कुल प्रोग्राम को ख़त्म जी नाज़रीन बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। आपने मुझे माइक दिया है कि मैं इसका ऐलान करूँ। जी बिल्कुल, तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है और इसके साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रिजवान, रौनक और आसमा इकबाल को दीजिए इजाज़त। कल शाम ठीक 6 बजे इसी न्यूज़ शो के साथ हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जी बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स को भी इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। डेविड अशफाक ऊपर बैठे, उनको भी इजाज़त दे दें ताकि वो भी अपने घर जाएँ।